राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का ई क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, 11वीं कक्षा के हिंदी साहित्य कक्षा में आज हम पढ़ेंगे अंतरा भाग 1, जिसके गद्य भाग और गद्य भाग में हम पढ़ेंगे सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित ज्योतिबा फुले पाठ, जो कि 5 नंबर पाठ है। इस पाठ का अध्ययन हम करेंगे और आपके 2020-21 के अनुसार जो पाठ्यक्रम में आपके ये रखा गया है ज्योतिबा फुले पाठ, तो इस पाठ को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें हम लेखिका परिचय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि इससे संबंधित एक प्रश्न है वो आपके अवश्य ही परीक्षा में आएगा, जो कि लगभग 4 अंकों का होगा। पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ेंगे कि ज्योतिबा फुले की जीवनी के बारे में क्या बताया गया है सुधा अरोड़ा ने। इसके अलावा आपको गृह कार्य दिया जाएगा और ये गृह कार्य जो है वो आप निश्चित रूप से अपने टीचर्स के पास भेजें। अगर आप टीचर्स के पास नहीं भेज सकते हैं तो ये जो नंबर दिए हुए हैं 9610208295, यहाँ पर भी आप भेजें। और यहाँ पर जो गृह कार्य दिया हुआ है वो निश्चित रूप से आप करें। गृह कार्य के आधार पर आपका मूल्यांकन भी किया जाएगा, इसलिए आप हमेशा गृह कार्य करते रहें। पाठ के बीच बीच में जो प्रश्न बनते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे और आपकी जो एग्जाम होगी अंतिम में, अर्थात जो वार्षिक परीक्षा होगी, और वार्षिक परीक्षा में कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं उनका अध्ययन भी हम करेंगे। आप सभी की सुविधा के लिए साहित्य क्लासेस की ही एक ब्रांच है, जो कि साहित्य क्लासेस कक्षा 12th के लिए चलता है और 11th कक्षा और 10th कक्षा के लिए, यानी 10th और 11th दोनों के लिए ई क्लासेस चैनल की शुरुआत की गई है, जिसमें आप निश्चित रूप से आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाया जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें और ई क्लासेज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ई क्लासेज चैनल के माध्यम से जो भी पाठ अपलोड किया जाए वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत उस पाठ का अध्ययन कर लें। देखिए, हम पाठ पढ़ेंगे आज और पाठ पर चलते हैं। देखिए, सुधा अरोड़ा जिनका पाठ लिखा हुआ है ज्योतिबा फुले, जो कि 1948 में जिनका जन्म हुआ। थोड़ा इनका परिचय देखते हैं। परिचय बहुत ही मस्त होता है। सुधा अरोड़ा का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ। उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में उन्होंने 1969 से 1971 तक अध्यापन कार्य भी किया, अर्थात वहां पर ये लेक्चरर भी रही कॉलेज में। कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा एक चर्चित नाम है। उनके कई कहानी संग्रह भी प्रकाशित है। कहानी संग्रह जैसे बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांग्रेस का कांसे का गिलास, औरत की कहानी, ये इनके अर्थात कहानी संग्रह हैं। उनकी कहानियां लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में अनुदित भी है। इनकी जो कहानियां हैं वो एक अपनी भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी उनका अनुवाद किया गया है। उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान तैयार किए गए। आत्मकथे अर्थात आत्मकथांश तैयार किए, जिनका दहलीज को लांघते हुए पंखों की उड़ान, इनके माध्यम से लेखन के स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में भी बराबर उनकी सक्रियता बनी हुई है। पाक्षिक सारिका में आम आदमी जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका साप्ताहिक स्तंभ वामा बहुचर्चित रहा है। यानी सुधा अरोड़ा का ये वामा, जो कि साप्ताहिक पत्रिकाओं में एक स्तंभ आता है। इसके अलावा पाक्षिक जो पत्रिका है सारिका, इसमें आम आदमी और जिंदा सवाल ये भी वो लिखा करती हैं। महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता एवं समर्थन जारी है। महिलाओं पर ही केंद्रित और दुनिया की अर्थात औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह है। यानी औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत, ये एक संग्रह है इनका। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार है। उनके यहाँ स्त्री विमर्श का रूप आक्रामक न होकर सहज और संयत रूप से व्यक्त हुआ है। सामाजिक और मानवीय सरोकारों को विरोचक ढंग से विश्लेषित करती है। ये जो पाठ है, इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया है।
इसमें ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी दोनों ने जो कार्य किए, समाज सुधार के लिए जो काम किया, उनका वर्णन इन्होंने किया है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध उन्होंने, दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी। इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। उस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका संघर्ष निर्णायक महत्व रखता है, अर्थात उनका जो संघर्ष है वो बहुत ही एक निर्णय प्रदान करने वाला है। आइए चलते हैं इसके मूल पाठ पर और शुरुआत करते हैं पाठ की। देखिए पाठ 5, ज्योतिबा फुले, और इसकी लेखिका आपको जानते ही हैं, सुधा अरोड़ा। ज्योतिबा फुले की का जीवनी लिखती है ये। ज्योतिबा फुले, यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास बदलाव के आंदोलन में जिन 5 सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम का शुमार नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि हैं। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। ज्योतिबा फुले जो कि निम्न जातियों को शिक्षा दिलाने के और उनको हक दिलाने के पक्ष में थे, तो उच्च वर्गीय जो समाज है या ब्राह्मण वर्चस्व वाली जो शिक्षा है उसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया था, अर्थात पूंजीवाद, पैसों के आधार पर और एक उच्च वर्ण के आधार पर जो शिक्षा दी जाती है उसके पक्ष में नहीं थे। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो फुले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए। विद्या शूद्रों के घर चली गई, अर्थात उन्होंने, जैसे ब्राह्मणों ने ये कहा था कि विद्या जो है वो ये जैसे अपने समाज में 4 वर्ण जो बांटे गए हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ब्राह्मणों ने यानी प्राचीन जो जिनकी मानसिकता या कलुषित मानसिकता वाले जो मनुष्य हैं, वो ये चाहते हैं कि ये जो शूद्र है इनको विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहा जाता था। वो मानव में भेद करने के पक्षधर हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो तत्काल उन्होंने कहा कि सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, अर्थात सत्य जब सामने आता है तो आपकी जो ये शिक्षा है, आपकी जो ब्राह्मण शिक्षा है या आपकी जो वर्गवादी शिक्षा है, ये डूब जाएगी। विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव शर्मा गए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया है। ज्योतिबा फुले ने यह कहा है कि वर्ण, जाति या धर्म के आधार पर कोई शिक्षा नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठ गांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। राजसत्ता का और ब्राह्मण आधिपत्य जो है ये धर्म के नाम पर सांठगांठ करते हैं, और हमारी जो समाज की व्यवस्था होती है, हमारे समाज की व्यवस्था की मशीनरी का अर्थ है कि वो मनुष्यों का दुरुपयोग करते हैं। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां जो थी वो एक समाज विशेष की नहीं, वो सभी समाजों की स्त्रियां जो थी वो कुंठित थी, उनका शोषण होता था। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, उनकी पुस्तक है गुलामगिरी, शेतकच्या आसूड यानी किसानों का प्रतिशोध, और सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके मौलिक विचार है वो। उनके विचार अपने समय में बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है। आदर्श परिवार वो किसको मानते हैं? वो कहते हैं जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वही परिवार एक आदर्श परिवार है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। जिस परिवार में पिता बौद्ध अर्थात बौद्ध धर्म का सम्मान करने वाला, माँ ईसाई धर्म का सम्मान करने वाली, बेटी मुस्लिम धर्म का भी सम्मान करने वाली, और बेटा सत्य धर्म जो है जिसको हम हिंदू धर्म भी कह सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जिस परिवार में सभी धर्मों का सम्मान होता है वह परिवार है, वो आदर्श परिवार होता है। आधुनिक शिक्षा के बारे में फूले कहते हैं यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा? गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा? स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले, सर्वांगीण समाज सुधारने चाहने वाले तथा तथाकथित संभ्रांत समीक्षकों
महात्मा फूले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया गया, अर्थात समाज सुधारकों की जो 5 लोगों के नाम लिए गए हैं उस सूची में इनका नाम नहीं दिया गया, जबकि इन्होंने सबसे अधिक समाज सुधार का काम किया है। ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का पर्दाफाश करता है। 1883 में फूले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकच्या आसूड अर्थात शेतकच्या आसूड किसानों का प्रतिशोध, ये मराठी में है, शेतकच्या आसूड अर्थात किसानों का प्रतिशोध का उपोद्घाता लिखते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, और नीति बिना गति गई, और बिना वित्त गया वित्त, और बिना शूद्र गए इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। अर्थात अविद्या के कारण क्या है कि ये मानते हैं कि बिना मति गई मति, बिना नीति, अर्थात जो है नीतियां नहीं बनी, और नीति बिना गति, अर्थात व्यक्ति की गति, और गति के बिना वित्त, और वित्त के बिना शूद्र गए। अर्थात इन्होंने कहा कि हमारे जो व्यवस्था में, हमारे जो समाज की व्यवस्था थी, उस समाज की व्यवस्था में निम्न स्तर के लोगों को शिक्षा के लिए अधिकारित नहीं किया गया था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों के लिए बंद कर रखे हैं। स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ नहीं पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसी स्वतंत्रता स्त्री अगर ले लेती है तो पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, ये पक्षपात है। अर्थात उनका कहने का अर्थ है, वो समझ पाए थे कि अगर मान लो स्त्री अगर मान लो शिक्षा के बारे में समझ जाएगी, अपने अधिकारों के बारे में समझ जाएगी, तो वह समान हक प्राप्त करेगी। और ज्योतिबा ने इस स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मणों का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने जो विवाह विधि निश्चित की थी उसमें कहा था कि ये जो फेरे लिए जाते हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने नए मंगलाष्टक तैयार किए, अर्थात मंत्र तैयार किए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने के जितने मंत्र है वे सारे निकाल दिए जाए। अर्थात उसमें जो ये कहा जाता है, जैसे जब फेरे दिए जाते हैं या विवाह किया जाता है तो उसमें कई तरह की स्त्रियों को शपथ दिलाई जाती है, जिसमें उसे ये प्रण करना होता है कि मैं आजीवन चाहे कैसी भी स्थिति हो इनके आज्ञाओं का पालन करूंगी। और ये जो है उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो मंत्र है वो सही नहीं है, और उनके स्थान पर ऐसे मंत्र जिन्हें वर वधु आसानी से समझ सके। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उनमें वधु वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। उन्होंने जो विवाह के लिए जो मंत्र निश्चित किए थे, उन मंत्रों में सबसे पहले स्त्री है वो उनसे ये कहती है कि आप ये शपथ लो आज से कि आज से आप स्त्रियों को अपना अधिकार जो हक है वो दोगे। ये आकांक्षा सिर्फ वधु की नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किए। 1888 में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1888 में कब किया गया था? 1888 में। तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए, अर्थात आप मुझे महात्मा इतनी बड़ी पदवी दे देंगे तो मैं मेरा जो संघर्ष है वो यही रोक दूंगा। इसलिए मुझे, जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग नहीं करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। उनकी सबसे बड़ी बात थी कथनी और करनी समान थी, अर्थात वो जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। यदि ऐसा कबीर ने कहा था ना एक जगह कि कथनी मीठी खांडसीर करनी विष की लोध, कथनी तज करनी कर विष से अमृत हुए। अगर कोई व्यक्ति बहुत मीठा बहुत बोलता है लेकिन अगर वो करता मीठा नहीं है, अर्थात अच्छा नहीं करता है, तो उसकी कथनी और करनी में अंतर होता है। कथनी और करनी समान हो जाती है तो जहर भी अमृत में बदल जाता है। इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को शिक्षित किया। ज्योतिबा ने उन्होंने मराठी भाषा नहीं अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। सावित्री बाई की भी बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी और उनकी
ग्राह्य शक्ति बहुत तेज थी। उनके बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है, इसकी सावित्रीबाई की। 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाजार अकेले ही चली जाती थी। एक बार सावित्री शिखल गांव के हाट में गई थी। ये उनकी एक घटना बता रहे हैं। शिखल गांव के हाट में गई, वहां कुछ खरीद कर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। एक लाट साहब उन्हें गाते हुए और रुक रुक कर गाना सुनते हुए देखा तो कहा, इस रास्ते में गाते गाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया, अर्थात खाते खाते जो घूमना है वो अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने फेंक दिया। और लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, ये पुस्तक ले जाओ। छोटी सी बच्ची थी और 6 साल की बच्ची जब इस प्रकार का रिएक्शन करती है कि, और उस पुस्तक के बारे में कहा कि तुम्हें पढ़ना नहीं आए तो भी इसके चित्र भी तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। ईसाइयों से ऐसी चीजें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी, सारे कुल को भ्रष्ट करेगी, तेरी शादी कर देनी चाहिए। और सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छुपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फुले से विवाह होने पर वह अपने सामान के साथ उस किताब को सहेज कर ससुराल ले गई और शिक्षित होने के बाद वह पुस्तक पढ़ी। अर्थात कितनी एक अच्छी बात थी उस पुस्तक में, और उस पुस्तक को उन्होंने यहाँ तक सहेजा और वो ससुराल जाकर के जब वो शिक्षित हो गई थी तब उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा था। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेट निवासी भीड़े के बाड़े में पहली कन्याशाला की स्थापना हुई। 1848 में पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी और भारत में 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का कोई काम नहीं हुआ था। अर्थात इससे पहले कोई लड़कियों को पढ़ाने से संबंधित कोई विद्यालय नहीं हुआ था। शूद्र और शूद्राति शूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। अर्थात उन्हें विभिन्न प्रकार के ताने सुनने पड़े, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आई, लेकिन उन समस्याओं से उन्होंने जूझना ही अच्छा माना और उन्होंने वो आगे बढ़ते गए। ज्योतिबा को धर्म भीरू पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ने देने के लिए मजबूर कर दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को घर से निकाल दिया गया। सावित्री जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते थे, थूकते थे, पत्थर मारते थे, गोबर उछालते थे, लेकिन दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे। 1840 से लेकर के 1890 तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने एक प्राण होकर एक अपने मिशन को पूरा किया था। 50 सालों तक उन्होंने समाज की सेवा की और कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अर्थात दोनों के विचार एक थे, दोनों एक समाज का सुधार करना चाहते थे और मिस्त्री महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना, उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना, महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देखकर अपने घर के पानी का हौज सभी जातियों के लिए खोल देना, हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया। अर्थात वहां पर जो निम्न जाति के लोग थे जिनको सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही थी, उन सभी को सुविधाएं देने के लिए उन्होंने इतना तक किया कि अपने घर का हौज भी उन्होंने खोल दिया और कुरीतियों, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलितों, शोषितों के हक में खड़े हुए। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति साथ रहने के कई वर्षों बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्णतः नष्ट भ्रष्ट और एक दूसरे की जड़ें खोदने में आमादा हो जाते हैं, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक दूसरे के प्रति, एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य ही मिसाल बनकर चमकता है। अर्थात उनका जो दाम्पत्य जीवन था बहुत अच्छा था और उन्होंने एक साथ मिलकर के एक ही काम, अर्थात उससे एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों ने ताकत लगाकर काम किया। ये था आपका आज का पाठ और इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देख लेते हैं, जो गृह कार्य करके आपको भेजना है। पहला प्रश्न देखिए, इसमें ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? समाज सुधारकों की सूची में इसलिए शुमार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने हमारी जो उच्च वर्ग
या पूंजीवादी शिक्षा है उसको चुनौती देकर के निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षित करने का, उनके समाज को सुधारने का प्रयास किया। तर्क सहित उत्तर। शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों शोषण व्यवस्था ने हमारे जो स्त्री पुरुष अर्थात स्त्रियों को अपने अधिकारों से वंचित रखा। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या और विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है, अर्थात उन्होंने क्या कहा था, आदर्श परिवार कौन सा होता है, अर्थात जिसमें पिता बौद्ध और माँ है वो ईसाई धर्म का पालन करने वाली, बेटी मुस्लिम धर्म का आदर करने वाली और बेटा सत्य धर्म का आदर करने वाला हो, वह आदर्श परिवार होता है। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए अर्थात स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए स्त्रियों को अपना अधिकार और समानता का अधिकार दिया जाए। सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप में लिख। क्रांतिकारी परिवर्तन अर्थात वो 6 साल की थी तो हाट बाजार में गई और वहां से कुछ खाते खाते आ रही थी। वहां उन्होंने एक साधु के द्वारा, उपदेशक के द्वारा ये सुना कि रास्ते में खाते खाते नहीं सुनना चाहिए। तुरंत उसने अपने खाते हुए चीज को भी फेंक दिया था। वो 6 साल की बच्ची, और उसने जब उसे किताब दी कि इस किताब को आप पढ़ना, लेकिन उनकी लगन इतनी थी कि उनके पिता के द्वारा उस किताब को फेंक दिए जाने पर भी उन्होंने उसे छुपा करके रखा, और जब वो ससुराल में गई तब उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा भी। उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है, अर्थात उनका दाम्पत्य जीवन पति और पत्नी दोनों की एक समान सोच, सकारात्मक सोच और दोनों एक ही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए दोनों एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए आगे बढ़े। फुले दंपति ने स्त्री समस्या के लिए जो कदम उठाया था, क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है? बिल्कुल, वास्तव में सही बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अर्थात हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो हमारा समाज ही नहीं, हमारा प्रत्येक जो भारत है वो शिक्षित होगा, और जब संपूर्ण समाज शिक्षित होगा तो उस समाज की स्थितियां, उस समाज की जो व्यवस्था है वो सुगम होगी, अच्छी होगी। उम्मीद करता हूं आपके लिए पाठ अच्छा होगा। आपने अपने गृह कार्य को आप निश्चित रूप से लिखकर भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत।